रूस ने यूक्रेन में मचाई तबाही। एक के बाद एक लगातार कई अटैक। बिना गोली के ही ढेर हुआ यूक्रेन। पुतिन के साइबर ब्रिगेड का बड़ा हमला। बॉर्डर पर जंग की तैयारी कर रहे यूक्रेन को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उसके देश में ऐसी तबाही आने वाली है जो उसे बर्बाद कर देगी, उसके चूल्हे हिला देगी और उसके पैरों तले जमीन खींच लेगी। बर्बादी का यह मंजर इतना खौफनाक था कि यूक्रेन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि तबाही इस रूप में भी उसके सामने आ सकती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि साइबर वॉर की इस विभीषिका से कैसे निपटे। आखिर यूक्रेन में रूस ने ऐसी कौन सी मिसाइल गिरा दी है कि उसके यहाँ विनाश लीला शुरू हो गई थी। ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। अगर आपने वीडियो को कहीं भी स्किप कर दिया तो आपको यूक्रेन की उस तबाही का पता नहीं चल पाएगा जिससे वो भयाक्रांत है। दोस्तों, यूक्रेन में मची तबाही को समझने के लिए आपको साइबर वॉर का इतिहास समझना होगा। इंटरनेट ने बदली दुनिया की तस्वीर। साइबर हमले की बढ़ गई है आशंका। दोस्तों, दुनिया को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेट का बड़ा योगदान है। विकास की गाड़ी का ये वो पहिया है जो बहुत तेजी से दौड़ रहा है। इसने हमारे बीच की दूरी कम कर दी है, लेकिन इसने एक नए खतरे को भी जन्म दिया है जिसका नाम साइबर अटैक है। इस खतरे ने दुनिया के कई देशों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उत्तरी यूरोपीय देश एस्टोनिया में साइबर हमले ने कई दिनों तक इंटरनेट को पंगु बना दिया था। दोस्तों, एस्टोनिया पहला देश था जिस पर 2007 में एक बड़ा साइबर हमला हुआ। इस हमले में कई कॉरपोरेट और सरकार की इंटरनेट सुविधाएं कई दिनों तक बंद रही थी। एस्टोनिया ने इसके लिए रूस को जिम्मेदार बताया था। उस वक्त दोनों देशों का एक कूटनीतिक संघर्ष चल रहा था। हालांकि रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। दूसरा साइबर अटैक ईरान पर हुआ था, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हजारों कंप्यूटर प्रभावित हुए थे। वहां यूरेनियम के लिए रखी गई सेंट्रीफ्यूज मशीनें ब्लॉक हो गई थी। ईरान ने इसके लिए इजराइल और अमेरिका पर आरोप लगाए थे। 2013 में याहू के 3 बिलियन अकाउंट्स को हैक कर लिया गया था। 2014 में इस प्लेटफॉर्म पर फिर हमला हुआ और लगभग 500 मिलियन अकाउंट हैक किए गए थे। इसमें यूजर के यूजर नेम, ईमेल आईडी और जन्मदिन चुराए गए थे। इसका आरोप भी रूस पर लगा था। दोस्तों, 2014 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ था। उस साल उसकी आई फिल्म द इंटरव्यू पर काफी बवाल मचा था। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर इसका आरोप लगाया था, जिसे खारिज कर दिया था। जिहादियों के एक समूह ने 2015 में यूएस सेंट्रल कमांड के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लिया था। अमेरिका में 2016 के चुनावों के पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन के कैंपेन स्टाफ के ईमेल्स ऑनलाइन पब्लिश कर दिए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने आरोप लगाया था कि रूस ने चुनावों को प्रभावित किया था। 2017 में दुनिया के कई संगठन और कंपनी एक बड़े साइबर हमले का शिकार हुए। ये हमले WannaCry के जरिए किए गए थे। इस हमले ने 150 देशों में 3 लाख कंप्यूटर्स को प्रभावित किया था। अमेरिकी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी SolarWinds को साल 2020 के अंत में हैक कर लिया गया था। ये हैकिंग महीनों तक रही। इससे 18,000 क्लाइंट्स और 100 से ज्यादा यूएस की कंपनियां प्रभावित हुई थी। इस हमले से गुस्साए अमेरिका ने रूस को जिम्मेदार बताते हुए उस पर आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की थी। साल 2021 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्विस में कुछ खामियों का फायदा उठाते हुए इसे हैक कर लिया गया था। इससे 30,000 यूएस संगठन प्रभावित हुए थे। इसके पीछे चीन का हाथ बताया गया था। दोस्तों, सुपर पावर का ख्वाब पाले चीन ने साइबर की दुनिया में भी नया मोर्चा खोल दिया है। चीन ने इसके लिए बाकायदा प्लानिंग तगड़ी कर रखी है। हैरान करने वाली बात यह है कि 93% हैकर ग्रुप्स को चीन की सेना और वहां की सरकार फंडिंग करती है। दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन और पाकिस्तान के साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है। दोस्तों, साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत की तैयारी जानने से पहले भारत पर हुए साइबर अटैक के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद मैं आपको यूक्रेन पर हुए साइबर अटैक के बारे में बताऊंगा। भारत पर साइबर अटैक का कितना खतरा, चीन और पाक की साजिश से कैसे बचेगा भारत। दोस्तों, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश है और अभी भारत में डेटा और इंटरनेट यूजर्स की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए पिछले कुछ सालों से भारत में इंटरनेट के जरिए साइबर अपराध की घटनाओं की दर भी तेजी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों, हाल के सालों में भारत में साइबर घटनाओं में 200% तक का इजाफा हो गया है।
साल 2020 में भारत में साइबर सिक्योरिटी की 11.60 लाख मामले दर्ज किए गए थे। 2019 के मुकाबले ये 3 गुना ज्यादा है। 2019 में 3.57 लाख मामले रिपोर्ट किए गए थे। संसद में सरकार ने बताया कि 2020 में साइबर सिक्योरिटी के करीब 3000 मामले रोजाना आए थे। मई 2021 में भारत में एयर इंडिया का सर्वर हैक करके 45 लाख यात्रियों का पर्सनल डेटा चुरा लिया गया। मार्च 2021 में पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर हमला हुआ। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक 2017 और 2019 के बीच केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों से संबंधित कुल 336 वेबसाइटों को हैक किया गया था। इन सभी हमलों में चीन का हाथ होने की बात कही जा रही थी। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि भारत ने चीन और पाक के इन हथकंडों से निपटने की क्या तैयारी की है। दोस्तों, 15 देशों में काम करने वाले संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी ने पाया है कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान हमेशा साइबर हमलों के फिराक में रहते हैं और लगातार इसकी कोशिश भी करते रहते हैं। भारत का ज्यादा फोकस पाकिस्तान के साइबर हमलों को लेकर रहता है, लेकिन चीन पर भी भारत की नजर रहती है। ऐसे में भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर वाली स्थिति है। पिछले कुछ सालों में भारत की साइबर क्षमता में कुछ सुधार देखने को मिला है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के लिहाज से सबसे सुरक्षित देशों में भारत 10वें स्थान पर पहुंच गया है। 2018 में भारत 47वें स्थान पर था। दोस्तों, भारत सरकार ने साइबर खतरों की बढ़ती समस्याओं को रोकने के लिए 2013 में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की थी। इन नीतियों के तहत देश में 24 घंटे कार्य करने वाले एक नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की गई थी, जो देश में महत्वपूर्ण सूचना सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर सके। इस मामले पर भारत की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि पिछले साल साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर सरकार ने टिकटॉक, पबजी समेत 250 से ज्यादा चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। साइबर कैपेबिलिटी एंड नेशनल पावर एंड नेट असेसमेंट ने भारत को साइबर सिक्योरिटी के मामले में 3rd टियर में रखा है। पहले टियर में यूएस, यूके, कनाडा, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। इसका मतलब है कि भारत को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अभी भी काफी मेहनत और प्रगति करनी है। अब आप समझ गए होंगे कि साइबर हमलों से भारत भी अछूता नहीं है। दोस्तों, रूस में साइबर हमले से मची दहशत के बारे में बताऊं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये साइबर अटैक होता क्या है, कैसे इसके जरिए दूसरे देशों की सूचनाएं लीक हो जाती हैं। क्या होता है साइबर अटैक, कैसे हमला करते हैं साइबर अपराधी। दोस्तों, साइबर अटैक एक अवैध कार्य है जहां पर साइबर अपराधी या हैकर कंप्यूटर के जरिए डेटा चुराने और नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपके कंप्यूटर तक अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हैं। हैकर कंप्यूटर का एक्सेस पाने और सिस्टम में कोई भी अवैध गतिविधि करने के लिए मैलिशियस कोड का इस्तेमाल करते हैं। साइबर हमलों का मकसद आपके कंप्यूटर सिस्टम को निष्क्रिय करना, डेटा नष्ट करना, सिस्टम में रखे डेटा को बदल देना, ब्लॉक करना, डिलीट कर देना या फिर पहचान चोरी करना होता है। वर्तमान में डिजिटल युग में इसकी संभावना बढ़ जाती है क्योंकि ज्यादातर लोग कंप्यूटर, मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान समय में डेटा शेयरिंग, सूचनाओं का आदान प्रदान और जानकारियों का सारा संचालन इंटरनेट के जरिए ही होता है। मेरा और आपका यही डेटा आदान प्रदान हैकर्स को आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैक करने में मदद करता है, जिसके जरिए वो आपके सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और आपकी सारी जानकारी चोरी कर लेते हैं। दोस्तों, साइबर अटैक कितना खतरनाक होता है शायद अब आपको इसकी जानकारी हो गई होगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यूक्रेन में साइबर वॉर से हुई तबाही के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यूक्रेन पर साइबर अटैक, रूस की है सारी कारस्तानी। दोस्तों, यूक्रेन ने कहा है कि देश के रक्षा मंत्रालय, सैन्य बल और 2 सरकारी बैंकों की वेबसाइट पर साइबर हमले हुए हैं, जिसकी जड़ें शायद रूस से जुड़ी हो सकती हैं। साइबर हमले में देश के 2 सबसे बड़ी बैंकों, ओशा बैंक, स्टेट सेविंग्स बैंक और प्राइवेट को निशाना बनाया गया, जो देश के 2 सबसे बड़े वित्तीय संस्थान हैं। हालांकि बाद में दोनों वेबसाइटों की सेवाएं बहाल हो गईं, लेकिन सैन्य वेबसाइटें कई घंटों तक ठप रहीं। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक एरर मैसेज देखा गया जिसमें लिखा था अंडरगोइंग टेक्निकल मेंटेनेंस। इसी तरह का एक एरर मैसेज सैन्य बलों की वेबसाइट पर भी दिखाई दिया। इससे पहले जनवरी में भी हैकर्स ने यूक्रेन के दर्जनों वेबसाइटों को निशाना बनाया था। बड़े पैमाने पर हुए साइबर हमलों के बाद यूक्रेन के कई सरकारी वेबसाइट अस्थायी रूप से बंद हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक देश के कैबिनेट, 7 मंत्रालयों, कोषागार, राष्ट्रीय आपदा सेवा और पासपोर्ट तथा टीकाकरण प्रमाण पत्र संबंधी राज्य सेवा की वेबसाइट हैकिंग की वजह से ठप हो गई थी। इन हमलों के बाद यूक्रेन ने रूस का नाम साफ तौर पर तो नहीं लिया था, लेकिन उसने यह आशंका जाहिर की थी कि यह हमले रूस की तरफ से किए गए हो सकते हैं।
दरअसल यूक्रेन के खिलाफ रूस के साइबर हमले का लंबा इतिहास रहा है। हालांकि रूस हमेशा यूक्रेन के खिलाफ साइबर हमलों से इनकार करता रहा है। दोस्तों, यहाँ एक बात साफ हो जाती है, दुनिया में साइबर हमलों में रूस सबसे ज्यादा हावी है। अपने विरोधियों के खिलाफ वो इस हथियार को इस्तेमाल करता रहा है जो बिना युद्ध के ही तबाही मचा देती हैं और सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। शायद इसीलिए रूस की इस ब्रिगेड को पुतिन का समर्थन हासिल है। दोस्तों, साइबर अटैक चाहे जिस देश में हो, लेकिन उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसके जरिए आपकी गुप्त सूचना लीक हो जाती है। लेकिन मौजूदा वक्त में कई देश अपने विरोधी देशों की सैन्य ताकत जानने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी इस हरकत के बाद दूसरा देश भी उनके साथ वही सलूक करेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन कई बार इस हैकिंग से आम जन को भी प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, जिसे कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता।